हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगस्ट कॉम्ट है। तो अगस्ट कॉम्ट को आज हम देखते हैं। तो अगस्ट कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 में फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1857 में। अगस्ट कॉम्ट के गुरु का क्या नाम था? सेंट साइमन। ठीक है। अगस्ट कॉम्ट ने जो समाजशास्त्र है, अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र का जो पहला नाम दिया था वो क्या था? सामाजिक भौतिकी। और बाद में इसको नाम दिया था समाजशास्त्र। इसको नाम दिया था क्योंकि एक विद्वान क्वेटलेट थे, उन्होंने सामाजिक जो भौतिकी शब्द है उसका उन्होंने पहले यूज़ कर लिया था अपने शोध में। तो उन्होंने उसके बाद अगस्ट कॉम्ट ने इसका समाजशास्त्र शब्द का नाम रखा, सोशियोलॉजी नाम रखा। जो कॉम्ट का पद्धति शास्त्र है वो प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद में क्या क्या शामिल होता है? अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और तार्किकता। ये पद्धति शास्त्र प्रत्यक्षवाद में मूल रूप से पाए जाते हैं। अवलोकन यानी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना, परीक्षण जो भी डेटा उपलब्ध हुआ है उसको परीक्षण करना कि जो आपने चीज़ें ली हैं वो कहाँ तक सही हैं। वर्गीकरण, उसके बाद हम उसका वर्गीकरण करते हैं चीज़ों का, जो भी आपके पास जो भी डेटा उपलब्ध है उसको हम वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे? इसको निष्कर्ष रूप में रखेंगे। कॉम्ट ने विज्ञानों का संचित्रण भी स्थापित किया हुआ है। संचित्रण उन्होंने क्या स्थापित किया है? पहला उन्होंने कहा कि जो विज्ञानों को संचित्रण में पहला उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत। इसमें क्या है? इसमें इन्होंने सबसे जो पहला विज्ञान है, उन्होंने कहा, अगस्ट कॉम्टे कहते हैं जो सबसे पहला विज्ञान है वो आत्मनिर्भर है। लेकिन जो भी उसके बाद जो भी विज्ञान आए हैं, सामाजिक विज्ञान आए हैं, वो दूसरे विज्ञान पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं। तो उन्होंने कहा बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत, यानी कि एक जो पार्टिकुलर आपका जो क्षेत्र है वो दूसरे पार्टिकुलर क्षेत्र पर निर्भर है कहीं ना कहीं। इनका ये कहने का मतलब है। सेकेंड है घटती हुई सामान्यता तथा बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जो चीज़ें निर्भरता है ना, पहले क्या था? विषय दूसरे विषय पर निर्भर था। अब वो बोल रहे हैं कि घटती हुई समानता, एक दूसरे जो समानता है, एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं, जैसे जैसे उनकी समरूपता घटती जाती है उनमें जटिलता जो है ना प्रवेश कर जाती है। एग्जाम्पल पर उन्होंने कहा कि जैसे विज्ञान दूसरे विज्ञान पर निर्भर बढ़ता है, उनकी समानता कम होती जाती है और उनकी क्या होती है? जटिलता बढ़ती जाती है। इसके लिए उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा जो गणित शास्त्र है, आपका मैथ है, उन्होंने कहा कि वो आत्मनिर्भर है क्योंकि वो किसी विज्ञान पर निर्भर नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने आजीवक घटनाओं को भी जिक्र किया। आजीवक घटनाओं में कहा खगोल संबंधी। इन्होंने कहा जो खगोल है वो कहीं ना कहीं गणित पर निर्भर करता है, तो वो सेकेंड पोजीशन पे आता है आपका, क्योंकि वो गणित पर निर्भर कर रहा है और यहाँ पर उसकी कुछ समानता है ना, जो समानता है वो कुछ ना कुछ समरूपता गणित और खगोल में पाई जाती है, इसलिए वो सेकेंड पोजीशन पे है। अगला उन्होंने बताया कि भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र क्या है? वो गणित शास्त्र और खगोल पर निर्भर करता है, इसलिए वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, क्योंकि उसमें गणित शास्त्र और खगोल संबंधी कुछ चीज़ें जो समाहित होती हैं, लेकिन क्या है? समरूपता कम हो गई है और यहाँ पर जटिलता बढ़ गई है। फिर रसायन शास्त्र का उन्होंने जिक्र किया है। रसायन शास्त्र उपर्युक्त जो जितने भी विज्ञान है, साइंस है, इस पर निर्भर करता है और इसमें भी क्या है? समानता कम हो गई है और जटिलता बढ़ गई है। उसके बाद वो जीवित घटनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी शास्त्र विज्ञान है आपका बायोलॉजी, वो इन सब पे निर्भर करता है, लेकिन बहुत कम समानता देखने को मिलती है, लेकिन जटिलता बहुत देखने को मिलती है इसमें। तो इस तरह जो प्राणी शास्त्र है वो उसमें जो समरूपता है, उपर्युक्त विज्ञानों से समरूपता है, वो कहीं ना कहीं कम होती गई और उसकी जटिलता बढ़ चुकी है।
6 नंबर पर उन्हें लिखा है समाजशास्त्र, यानी कि जो समाजशास्त्र है वो उपर्युक्त जितने भी साइंस हैं उन पर निर्भर करता है। और इसी कारण कि क्या है, इसमें सबसे कम समरूपता पाई जाती है लेकिन जटिलता बहुत अधिक पाई जाती है। इसीलिए अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि जो समाजशास्त्र है वो बहुत जटिल विज्ञान है। इसके बाद उन्होंने अगस्ट कॉम्टे ने 3 स्तरों के नियम के बारे में बताया है, स्टेजेस ऑफ लॉ। 3 नियम के बारे में बताया है। और उन्होंने पहला नियम क्या बताया, धार्मिक स्तर, है ना। उन्होंने कहा थियोलॉजिकल जो स्टेजेस होती है वो क्या होती है, यहाँ पर थियोलॉजिकल स्टेजेस में राजा को ईश्वर मानते हैं और जो चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं उसको जो अच्छी घटनाएं घटती हैं वो उसको ईश्वर को आशीर्वाद मानते हैं। और जो आपका कोई महामारी फैल गई या ऐसी बुरी घटना घट गई, त्रासदी हो गई, तो उसको वो कहते हैं कि ये कुदरत का कहर है, यानी कि जो भगवान है वो हमारे पर रुष्ट है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको जीवित सत्तावाद माना जाता है, यानी कि यहाँ पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी भी पूजा करने का विधान देखा गया है। बहुदेववाद होते हैं क्योंकि यहाँ एक देवता की पूजा नहीं होती, बहुत ढेर सारे देवताओं की पूजा होती है। जल के लिए अलग, अग्नि के लिए अलग, है ना, और सूर्य को अलग, जो पौधे होते हैं उनमें भी अलग अलग जो देव हैं उनकी जो स्तुति है वो की जाती है। तो इस तरह की कोई एक यहाँ पर जो गॉड है या कह दी भगवान है वो एक नहीं है, बहुत से देवों को यहाँ पर पूजा की जाती है, इसीलिए यहाँ पर बहुदेववाद पाया जाता था। एकेश्वरवाद, कुछ लोग एक जो भगवान है, एक भगवान है, एक भगवान की जीवित सत्ता, है ना, कहते हैं कि ये जितने भी भगवान हैं किसी एक जीवित सत्ता की अवधारणा पर केंद्रित हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग एकेश्वरवाद को भी मानते हैं। सेकंड आपका जो स्टेज होता है वो मेटाफिजिकल स्टेजेस, यानी कि तात्विक तथा अमूर्त स्तर। ये क्या था, ये जो आपका जो धार्मिक स्तर था और वैज्ञानिक स्तर, ये 2 स्तरों के बीच की स्थिति बताता है। अगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि ये जो सेकेंड स्थिति है यहाँ पर जो परंपरागत और जो सामाजिक प्रगति के जो नियम हैं वो साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं चल रहे हैं, यानी कि आधुनिकता और परंपरा दोनों यहाँ पर समाहित होते हैं। व्यक्ति धार्मिक और परंपराओं से जुड़ा भी होता है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ तार्किकता का भी समावेश हो चुका होता है। जहाँ हम धार्मिक स्तर में देखते थे कि अगर कुछ भी कोई घटना होती है तो हम ये सोचते हैं कि ये सब कुदरत या भगवान कर रहा है, हमसे रुष्ट है या हमसे कुपित है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो चेंज हो गई हैं। जो राजा को ईश्वर मानता था उसको वो सत्ता भी यहाँ पे चेंज हुई है। माना जाने लगा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है, ईश्वर नहीं है, प्रतिनिधि है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर चेंज हुई। यहाँ पर आप कह लीजिए कि राजा का जो प्रभुत्व था, पहले स्टेज में क्या था, धार्मिक स्तर में क्या था, राजा का प्रभुत्व था। अब यहाँ पर क्या था, पुरोहितवाद का महत्व यहाँ पर बढ़ गया, पुरोहितवाद का महत्व यहाँ पर बढ़ गया है। और यहाँ तार्किकता का समावेश हो चुका है। हर जो घटना घटित होती है, प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, हर घटना के पीछे व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि ये ईश्वर की मतलब ईश्वर का कोप है या ईश्वर प्रसन्न है, कोई ना कोई वो कारण खोजने की कोशिश करता है। आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ वैज्ञानिक सोच की शुरुआत यहाँ पर होती है। अगला है लास्ट स्टेज था इनका प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर। इस स्तर में इन घटनाओं का जो घटनाएं होती हैं उनका अवलोकन किया जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं औद्योगिक समाज का विकास प्रारंभ हो गया था। लोग हर घटना के पीछे उसके कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बिजली क्यों कड़की, ये नहीं कहा जाता है बिजली पानी क्यों नहीं बरसा, है ना। पहले क्या होता था, ईश्वर की कोप हो गया इसलिए अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई, इसका कारण ये है। लेकिन अब क्या कहा जाता है कि इसके पीछे कारणों की खोज की जाती है, अवलोकन किया जाता है, उनको वर्गीकरण किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ आधुनिकता का समावेश होता है और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक स्तर है। यहाँ पर जो धार्मिक स्तर में जहाँ पर ईश्वर को प्रमुखता स्थान दिया गया था, प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक स्तर में ये काफ़ी कम हो चुका है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो चीज़ें हैं
वो काफ़ी कम हो चुकी हैं, क्योंकि अब व्यक्ति वैज्ञानिक जो सोच है उसके आधार पर ही उन चीज़ों को मानता है और हर चीज़ को उसके पीछे जो कारण होते हैं उसको खोजने की कोशिश करता है। तो ये अगस्ट कॉम्टे का जो आपका था, इन्होंने जो नियम बताए थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं आज हम लोग, और सभी बच्चे इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि जो अगला आने वाला हमारा वीडियो है उसको आप आसानी से देख सकें। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स है वो हमें कमेंट लिखकर बता सकते हैं, है ना। कोई सुझाव है उसको आप भी दे सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर दिया है, तो उनको सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।